नमस्कार। मेरा नाम भाऊ तोरसेकर। आप देख रहे हैं प्रतिवाद। दोस्तों, 2 दिन पहले मैंने बांग्लादेश की तरफ, जिसको चिकन नेक कहा जाता है, उसके बारे में एक वीडियो बनाया था। उसके बाद और 2 पॉडकास्ट में मैंने उस पर टिप्पणी भी की थी। लेकिन आज मैं कबूल करना चाहता हूं कि वो मेरी गलती थी। गलती इसलिए नहीं है कि मैंने कोई गलत इंफॉर्मेशन, गलत जानकारी आपको दी है। लेकिन जो जानकारी अपने पास होती है, या जो जानकारी नहीं है लेकिन अंदाज होता है, वो भी कहना जरूरी नहीं होता। क्यों जरूरी नहीं होता? कि मैं, राजनीति हो, रणनीति हो, पैतरेबाजी हो, वो लोगों को, सुनने वालों को समझाने की कोशिश करता हूं। जो जानकारी मेरे पास होती है, वो एक दूसरे से मिला के मैं उस पर मेरी टिप्पणी करता हूं। बहुत बार वो सही निकलती है, तो इसलिए लोगों को पसंद भी आती है। लेकिन लोगों को समझाते वक्त एक बात पक्की ध्यान में होनी चाहिए, कि जिससे हमारे देश का नुकसान ना हो। बहुत बार ऐसा होता है कि मैं जोर शोर से बोल जाता हूं, सही निकलता है, लेकिन वो हमारे लोगों को समझने के बजाय अगर दुश्मनों के समझ में आ जाए, देश के दुश्मन जो है उनके दिमाग में आ जाए, तो उससे हमारे देश का, मेरे देश का नुकसान होगा। तो ऐसी बातें जो होती है, भले वो सोच हो, अंदाज हो, फिर भी नहीं बोलनी चाहिए। और ये रिस्ट्रिक्शन, ये लक्ष्मण रेखा पालनी चाहिए, संभालनी चाहिए, उसका पालन होना चाहिए। अर्थात मैं एक जर्नलिस्ट हूं, तो खबर सुनाना, खबर समझाना, ये मेरे लिए इंटरेस्ट की बात होती है। लेकिन देश के लिए कुछ खबरें ऐसी होती है कि जो बताना जरूरी नहीं होता। लेकिन मैं ट्रेनिंग से जर्नलिस्ट हूं, मैं कोई डिटेक्टिव या खुफिया एजेंट नहीं हूं। इसलिए वो लक्ष्मण रेखा बहुत बार लांघी जाती है। और जब लांघी जाती है तो कुछ लोग हैं, बुजुर्ग, ऐसे क्षेत्र में काम किए हुए लोग हैं, या जिम्मेदार पद पर बैठे हुए लोग हैं, वो कान पकड़ लेते, यानी सूचना देते कि भाई ये बोलना नहीं चाहिए था, ये गलती हो गई तुमसे। तो मैं वो गलती मानता हूं, और इसलिए चिकन नेक के बारे में मैंने जो मेरे अंदाज या जानकारी कहने की कोशिश की, वो मेरी गलती थी। और शायद इसीलिए 2-3 दिन से जो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हत्या का षड्यंत्र है, इसके बारे में बोला जा रहा है। असलियत में उस पर बोलने की कोशिश मैंने नहीं की। मेरे दिमाग में वो भी है, हमेशा दिमाग चलता रहता है। तो क्या हुआ है, कैसे हुआ है, अगर खबर आई है तो उसमें कितनी सच्चाई है, उसमें कौन से पॉइंट है, उसमें कुछ गड़बड़ है क्या। तो जब मैं ये सोचता हूं, प्रधानमंत्री की सिक्योरिटी, सुरक्षा, ये इतनी जाहिर चर्चा की बात नहीं है, ये मानकर मैंने जानबूझकर ये खबर पर कुछ टिप्पणी नहीं की थी, लेकिन आज करूंगा। हाँ, लेकिन एक बात है, उसकी मर्यादा भी लांघी नहीं जाएगी, लक्ष्मण रेखा का पालन होगा, इसकी भी कोशिश करूंगा। जो ऐसी बातें होती है, वो लोगों को समझने की जरूरत नहीं होती। क्योंकि लोगों को समझने से, अगर प्रधानमंत्री की सुरक्षा हो या देश की सुरक्षा हो, उसका अगर नुकसान होने वाला है, तो वो बात लोगों को ना समझे, उतना ही अच्छा है। एक्चुअली जो हमारे यहाँ चाणक्य नीति बोला जाता है। चाणक्य नीति का मतलब क्या है? चाणक्य का एक वचन है, शतकर्णो विद्यते मंत्रा, यानी जो खबर, जो जानकारी 6 कानों के पास पहुंच गई है, वो गोपनीय नहीं रहती। और 6 कान का मतलब 3 इंसान,
हर इंसान को दो कान होते हैं, और जो बात दो लोगों में होती है वो अगर तीसरे के पास पहुंच जाए इसका मतलब छह कान हो गए और उसकी गोपनीयता खत्म हो गई। और सुरक्षा ऐसी बात है, वो गोपनीय रहनी चाहिए। और इसलिए मेरे दिमाग में ये जो प्राइम मिनिस्टर प्रधानमंत्री हमारे नरेंद्र मोदी, उनकी हत्या के बारे में जो चर्चा चल रही है वो मुझे सही नहीं लगती। इसकी चर्चा होनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि एक बात है कि इसकी अभी अभी वाच्यता हुई है, लेकिन ये बात 2 महीने पुरानी है। जिस घटना की चर्चा हो रही है वो घटना 2 महीने पहले की है। मुझे लगता है 31 अगस्त की वगैरह है, जब हमारे प्रधानमंत्री शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के लिए समिट के लिए चाइना गए थे। उस वक्त वो समिट खत्म करने के बाद कहीं खाने को या कहीं जाना था, तो प्रधानमंत्री और बाकी लोग, बड़े लोग अपने अपने कार से निकलने वाले थे। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी कार का इंतजार कर रहे थे, लेकिन उनसे पहले बाहर निकले हुए रशिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन बाहर निकले थे और अपनी ही कार में, उनकी कार में बैठे रहे थे। और मोदी जैसे ही डोर से बाहर निकले, दरवाजे से बाहर निकले, उन्होंने इशारा करके अपनी तरफ बुला लिया और अपनी कार में मोदी को बिठा लिया। और मोदी शायद उनकी ही कार से निकल गए, लेकिन 9-10 मिनट के लिए रशिया का प्रेसिडेंट प्रतीक्षा करता है कि भारत का प्रधानमंत्री समिट के हॉल से निकलकर बाहर आए, और बाहर आते ही उसको अपनी कार में बुला लेता है। तो ये गुत्थी है। अब कम से कम 2 महीने जाने के बाद ये तो खबर आई थी, उसको फोटो भी उसके आए थे, जैसे कि प्रधानमंत्री पुतिन की कार में बैठे और बात कर रहे कुछ, उसके फोटो भी आई थे। लेकिन ये बात मानो 2 हफ्ते यानी 2 महीने यानी 8 हफ्ते पुरानी है। तो आज उसकी चर्चा हो रही है क्योंकि एक बड़ा षड्यंत्र सामने आ गया है, इस पर चर्चा हो रही है। अब षड्यंत्र असलियत में है या नहीं ये बात नहीं है, लेकिन एक बात खटकने वाली थी कि रशिया का प्रेसिडेंट 9 मिनट 10 मिनट के लिए रुका रहता है, अपनी कार में बैठा रहता है, और भारत का प्रधानमंत्री आते ही उसको बुला लेता है, अपनी कार में बिठा लेता है, कुछ समय के लिए बिठा लेता है या शायद उसके साथ निकल जाता है। तो शक आने वाली, कुछ तो गड़बड़ है, और इस पर चर्चा हो रही है। तो आज मैं, मेरे दिमाग में जो चल रहा है उस पर बात नहीं करूंगा। ये गुत्थी है, क्योंकि ये प्रोटोकॉल नहीं होता, शिष्टाचार नहीं होता। ऐसे समिट में जाने वाले जो राष्ट्र प्रमुख होते हैं वो अपनी अपनी कार से आते हैं, अपनी अपनी सुरक्षा साथ लेकर आते हैं। उसके सिवा जहां वो प्रोग्राम हो रहा है, समारंभ हो रहा है, वहां की देश की सिक्योरिटी भी उनके लिए अलग से मिलती है। और इसलिए हर चीज का प्रोटोकॉल होता है, कौन कितने समय में बाहर निकलेगा, उसके बाद दूसरा राष्ट्र प्रमुख कब निकलेगा, इसकी बारीकी से प्लानिंग किया जाता है, और उसका एक शिष्टाचार होता है, प्रोटोकॉल होता है। तो अगर ये शंघाई कोऑपरेशन में प्रोटोकॉल तोड़ा गया है और एक राष्ट्र प्रमुख ने तोड़ा और दूसरे राष्ट्र प्रमुख को वो प्रोटोकॉल तोड़ने पर बाध्य किया, तो शक के लिए जगह होती है, संशय खड़ा हो जाता है। लेकिन इसके बारे में मेरे दिमाग में जो कुछ चल रहा है उस पर मैं आज नहीं बोलूंगा, क्योंकि मुझे वो सही नहीं लगता, आज बोलना सही नहीं लगता। कुछ महीने बाद शायद बोलूंगा, लेकिन आज मुझे लगता है कि लक्ष्मण रेखा का पालन करना चाहिए। जो विचार मेरे दिमाग में चल रहे इस शंघाई के बारे में, वो आज बोलना सही नहीं होगा। पिछले 2-3 दिन पहले मुझसे गलती हो गई है, अगर उसका सुधार करना है तो आज मुझे थोड़ा संयम रखना पड़ेगा, धैर्य रखना पड़ेगा। लेकिन ये ऐसी बात है, देखो प्रधानमंत्री भारत का हो या ब्रिटेन का हो, उसकी सुरक्षा बहुत अहमियत रखती है।
प्रधानमंत्री देश का प्रमुख होता है और उसकी सुरक्षा उस देश के लिए, उस देश के आवाम के लिए, उस देश के भविष्य के लिए इंपॉर्टेंट होता है, वहां की राजनीति के लिए इंपॉर्टेंट होता है। और इसलिए ऐसे किसी राष्ट्र प्रमुख की हत्या का मामला आता है तो छोटी बात बिल्कुल नहीं होती, वो इंटरनेशनल लेवल की बात होती है। और ऐसे षड्यंत्र होते, बिल्कुल होते। अब इसमें अमेरिका के अमेरिका की जो खुफिया एजेंसी है CIA, उसका नाम सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी, उस खुफिया एजेंसी का नाम लिया जा रहा है क्योंकि कल परसों की बात है, अचानक 2 महीने बाद ये बात सामने आ गई। इसका कारण ये है कि जो बांग्लादेश की राजधानी ढाका में एक होटल में, 5 स्टार होटल में एक इंसान मृत पाया गया, मरा हुआ पाया गया। वो कोई ऑर्डिनरी नहीं था, वो बांग्लादेशी भी नहीं था। बांग्लादेश की राजधानी में एक होटल में मरा हुआ पाया हुआ वो इंसान अमेरिकन नागरिक था। और सिर्फ अमेरिकन नागरिक नहीं था, वो अमेरिकन खुफिया एजेंसी CIA का पूर्व एजेंट था। और एक बात साफ होती है, किसी भी खुफिया एजेंसी का पूर्व एजेंट भी एक तरीके से उस एजेंसी का एजेंट ही रहता है, क्योंकि उसके पास इतने बड़े रहस्य होते, सीक्रेट्स होते कि वो रिटायर होता है लेकिन वो वहां की जो सीक्रेट्स होती है उससे बंधा हुआ होता है, और इसलिए उसको उसी एजेंसी का एजेंट ही माना जाता है। तो अगर बिल्कुल डाउटफुल सिचुएशन में ये अमेरिका का पूर्व CIA एजेंट ढाका में मरा हुआ पाया गया, और उसकी बॉडी से लेकर उसके होटल रूम में जितना सामान था अमेरिकन एम्बसी ने फटाफट उठाया, और उसके बॉडी के साथ वो सब सामान अमेरिका भेजा गया बांग्लादेश से। और उसके बाद ये चर्चा शुरू हो गई कि यही इंसान था कि जो प्रधानमंत्री मोदी की हत्या के षड्यंत्र के पीछे था, उसने कुछ प्लान वगैरह बनाया था। ये चर्चा है, ओपन है, ये मेरे दिमाग की बात नहीं है। लेकिन उसी समय जिस दिन ये अमेरिकन एजेंट ढाका में मारा गया, उसी दिन ढाका के ही एक दूसरे 5 स्टार होटल में और एक इंसान मारा गया या मरा हुआ पाया गया, जो पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI का एजेंट माना जाता है। तो ये दो मौतें जो है उसका सीधा रिश्ता शंघाई में, शंघाई कॉरपोरेशन में मोदी के हत्या के षड्यंत्र से जोड़ा जाता है। क्या कोई अमेरिका जैसे बड़े देश की खुफिया एजेंसी ऐसे कारस्थान कर सकती है, ऐसे षड्यंत्र बना सकती है, क्या इंप्लीमेंट कर सकती है? तो उसका जवाब सीधा सीधा हाँ है, कर सकती है। और बहुत, रशिया हो, सोवियत यूनियन हो, उनको कोल्ड वॉर के समय तो बहुत सारे लोगों की हत्याएं होती रही है, बड़े बड़े हस्तियों की हत्या, और उनका षड्यंत्र रचा गया, उसका अमल भी किया गया। तो ये हो सकता है। खुद अमेरिका के 2 प्रेसिडेंट इसी ढंग से मारे गए। अब्राहम लिंकन बहुत साल, 150 पौने 200 साल पहले की बात है। और 70 साल पहले जॉन F कैनेडी, जो अमेरिका के अध्यक्ष थे, उनकी भी खुले कार में जाते हुए गोली दाग कर हत्या कर दी। आज तक उसकी गुत्थी सुलझी नहीं है। हाँ, लेकिन बोला ऐसा जाता है कि अमेरिका की ही इंटरनल खुफिया एजेंसी FBI ने ही ये षड्यंत्र बनाया था और अपने ही प्रेसिडेंट को मारा था। यहां तक कि उनके बाद उनके जो वाइस प्रेसिडेंट थे लिंडन जॉनसन, इनसे उनसे हाथ मिलाकर अमेरिका की इंटरनल खुफिया एजेंसी FBI ने ये षड्यंत्र रचा और उसको इंप्लीमेंट किया। तो अमेरिका में जो कुछ चलता है उस पर सिर्फ सरकार कुछ निर्णय करती है और वही होता है, ऐसी भी बात नहीं है। तो अमेरिका में जो पूरा शासन यंत्रणा है, शासन यंत्र है, तंत्र है, उसमें
अलग अलग एजेंसी की अपनी अपनी हुकूमत चलती है। प्रेसिडेंट हो या कोई वाइस प्रेसिडेंट हो या कोई मिनिस्टर हो, उनके परे ये एजेंसियां अपनी तरीके से काम करती है। और वो एजेंसियां जो काम करती है, उसकी छोटी सी भी खबर, आहट सरकार चलाने वालों को तक नहीं होती। ये समझना जरूरी है। देश हित के लिए हम काम कर रहे हैं तो हम अपनी तरीके से काम करते हैं। वो सत्ता चलाने वाले पॉलिटिशियंस है, उनको भी समझने की जरूरत नहीं। इतने स्वयंभू तरीके से ये एजेंसियां अमेरिका की काम करती है। तो इसलिए अगर ये लोग बांग्लादेश की चुनी हुई नेता शेख हसीना वाजेद को भगाने के आंदोलन खड़े कर सकती है, नेपाल में कुछ और भड़का सकती है, डीप स्टेट वगैरह वगैरह चलता है, इसी ढंग से पाकिस्तान के पूर्व मिलिट्री डिक्टेटर जियाउल हक की हत्या हुई थी। और जब ऐसा षड्यंत्र होता है, मैं षड्यंत्र इसलिए बोल रहा हूं, तो उसमें और भी लोग मारे जाते हैं और उसको कोलेटरल डैमेज ऐसा शब्द दिया गया है। कोलेटरल डैमेज उसका मतलब एक महत्वपूर्ण इंसान की हत्या करनी है, और वो हत्या पॉसिबल करने के लिए, संभव करने के लिए, और कुछ लोग मारे जाए तो भी परवाह नहीं, लेकिन होनी चाहिए। इस ढंग से ये खुफिया एजेंसीज काम करती है। तो जियाउल हक जो पाकिस्तान के मिलिट्री डिक्टेटर थे, भुट्टो को यानी देश के प्रधानमंत्री को भले चौराहे पर फांसी पर लटकाने वाला ये डिक्टेटर एक एयर क्रैश में मारा गया। उसके साथ पाकिस्तान में जो अमेरिका के एम्बेसडर थे, अर्नोल्ड राफेल वगैरह ऐसा कुछ नाम था उनका, वो भी मारे गए, क्योंकि वो एक ही हवाई जहाज में थे। कुछ C-70 या ऐसा कुछ नाम का एक हवाई जहाज है एयरफोर्स का। तो वो बहावलपुर से इस्लामाबाद आने के लिए निकला था, लेकिन टेक ऑफ करने के बाद कुछ मिनट में, 5-6 मिनट में एयर कंट्रोल, ट्रैफिक कंट्रोल से इसका संपर्क टूट गया, और वो सीधा सीधा ऐसे नीचे आकर, जितने लोग थे 30 या 35 लोग थे, सब के सब मारे गए। अब षड्यंत्र कहाँ आता है? तो षड्यंत्र का कारण ये है कि जियाउल हक अकेले मारे नहीं गए, 30 और लोग मारे गए, लेकिन उसमें कम से कम 8 पाकिस्तानी जनरल्स थे। एक अमेरिकन आर्मी ऑफिसर था, और अमेरिका का, पाकिस्तान का एम्बेसडर भी उसमें मारा गया था। लेकिन आज तक वो गुत्थी सुलझी नहीं है। और जब वो गया तो सिर्फ एक ही सीनियर जनरल पाकिस्तान का बचा था, उसका नाम कुछ असलम था। उसने इमीडिएटली खुद को मिलिट्री डिक्टेटर डिक्लेयर किया, और साथ साथ पाकिस्तान में और केवास ना हो इसलिए चुनाव की घोषणा कर दी थी, जिसके बाद बेनजीर भुट्टो चुनाव जीतकर पाकिस्तान की प्रधानमंत्री बनी थी 1988 या 1989, 88-89 की बात होगी। कहने का मतलब ये, मारना था जियाउल हक को, उसके साथ और 6-7 जनरल्स मारे गए। पाकिस्तान के टॉप रैंक के जितने जनरल्स थे, ये असलम शेख या नाम कुछ है उसका, वो मुझे याद नहीं आ रहा है, लेकिन वो असलम नाम का एक जनरल छोड़कर सब के सब मारे गए। लेकिन ये भी, असलम भी बहावलपुर गया था और दूसरी हवाई जहाज से या हेलीकॉप्टर से आ रहा था, वो बच गया, या उसे बचाया गया, या उसे कॉन्फिडेंस में लेकर ये सब षड्यंत्र का अमल किया गया, मुझे पता नहीं। लेकिन ये जो गुत्थी है आज तक सुलझी नहीं है।
और अगर अमेरिका का एम्बेसडर भी उसमें मारा जाता है और पाकिस्तान की पूरी मिलिट्री लीडरशिप मारी जाती है, तो ये बात आसान नहीं लगती। ये सीआईए का षड्यंत्र हो सकता है, क्योंकि उसके बाद अब पाकिस्तान की पॉलिटिकल सिचुएशन बदलती गई और इसका कारण एक था, जिया उल हक वही मिलिट्री डिक्टेटर है जिसने डेमोक्रेसी खत्म कर ली, इसलिए अमेरिका ने पाकिस्तान पर सैंक्शन लगाए थे, जिया सरकार पर सैंक्शन लगाए थे। लेकिन फिर मुजाहिदीन वगैरह अफगानिस्तान में, मुजाहिदीन वगैरह क्या बोलते तालिबान वगैरह लोगों को सोवियत सेना के खिलाफ लड़ने के लिए अमेरिका को पाकिस्तान की मदद चाहिए थी, और इसलिए सैंक्शंस हटाकर जिया की जो सरकार थी उसको अमेरिका ने मान्यता दे दी और पैसा भेजना शुरू किया। तो जो जिया चीटिंग करता था और अमेरिका की भी नहीं सुनता था, तो उसका कांटा निकालना जरूरी था। शायद और कोई बातें होगी, लेकिन इसी कारण से अगर जिया के साथ साथ अमेरिकन एम्बेसडर भी मारा जा सकता है, तो ऐसी बड़ी षड्यंत्र की योजना अमेरिका की स्पाई एजेंसी कर सकती है, रशिया की कर सकती है, इसराइल की कर सकती है, इस पर मेरा विश्वास है। तो ये जो शंघाई में मोदी के साथ हो गया वो पूरा झूठा है, ऐसा मैं बिल्कुल नहीं मानता। हाँ, लेकिन उसके बारे में मेरी जो सोच है, मैं आज नहीं, शायद कुछ 2-4 महीने के बाद वो मैं मेरे दिमाग में जो है वो बाद में बोलूंगा, आज नहीं, क्योंकि मुझे प्रधानमंत्री की सुरक्षा इंपॉर्टेंट लगती है, राष्ट्र हित में लगती है। तो आज इसके बारे में मेरे विचार पेश ना करना, मेरी टिप्पणियां ना करना मुझे सही लगता है। दोस्तों, यही रुकता हूं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और प्रतिवाद को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।